अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो वो लोग जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। जैसे आपको आसानी हो आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ को शेयर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा काम है स्टोरी टेलिंग। आपको अगर वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड करके भेज दें। बस इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का डिस्ट्रॉशन या शोर मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें काशिफ रहमान साहब ने भेजी है और इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है। ये बताते हैं कि इनके फोर फादर्स और इनके फादर इवन के ये ख़ुद भी नवाबशाह के अंदर एक बहुत बड़ी एक मशहूर हवेली है, वहाँ पे रहते आए हैं शुरू से। ये बताते हैं कि यूजुअली ऐसा होता है कि सर्दियों के जो दिन होते हैं या सर्दियों का जो टाइम होता है उसमें सारे के सारे फ्रेंड्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होते हैं, ख़ास तौर पे रात के टाइम में, यानी कि 9-10 बजे लोग इकट्ठे होते हैं और इनका जो हवेली के अंदर एरिया है जो कि बहुत बड़ा सा एरिया है वहाँ पे बैठ जाते हैं, आग जला लेते हैं, हाथ सेकते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। गर्ज़ के सर्दी को जिस कदर हो सकता है ये एंजॉय करने की कोशिश किया करते हैं। तो ये बताते हैं कि ऐसी ही एक रात थी, 2021 यानी 2021 का वाक़या है। कोरोना का टाइम उस वक्त चल रहा था और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो अभी भी सोसाइटी में मौजूद थी। रात के तकरीबन 9 या 10 बजे का टाइम था। ये और इनके अलावा इनके 4-5 दोस्त जो हैं वो हवेली के अंदर मौजूद थे और एक जो पीछे का यानी बैक साइड का हिस्सा है वहाँ पे ये लोग आग जला के बैठ जाया करते थे और वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ बना भी लिया करते थे खाने के लिए। अब ये बताते हैं कि ये और इनके फ्रेंड्स सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, एक माहौल बना हुआ था, पुरानी बातें याद की आ रही थी। और जैसे नॉर्मली हुआ करता है कि जब बहुत सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो पैरानॉर्मल जो बातें होती हैं उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है, लोग अपने अपने किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। तो एक वैसा ही माहौल बना हुआ था, सारे के सारे दोस्त बारी बारी अपने किस्से सुना रहे थे। अब ये बताते हैं कि धुंध आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो चुकी थी और हमें बैठे हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका था। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता करके सर्दी के बढ़ने का एहसास हो रहा था। तो इसी दौरानिए में बताते हैं एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सामने की तरफ से कोई चलता हुआ आ रहा है या किसी ने सामने से चलना शुरू किया है और वो चलता हुआ सीधा इनके सहन से होता हुआ इनकी तरफ आ रहा है। अच्छा, अब ये जो भी 5-6-7 लोग मौजूद थे उनके अलावा वहाँ पे ना कोई मौजूद था, ना किसी की आवाज़ थी। हाँ, फैमिली थी, वो अंदर रूम्स वगैरह के अंदर मौजूद थी। पहले तो इन लोगों ने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे किसी के चलते हुए आने की आवाज़ बढ़ती चली गई तो इन लोगों को महसूस हुआ जैसे कि कोई ख़तरा है या एकदम से सिक्स सेंस आपकी कहती है कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ स्ट्रेंज होने वाला है। अब बहरहाल जैसे जैसे कदमों की आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे ये सारे के सारे अलर्ट हो चुके थे। सिक्योरिटी का तो कोई इशू था ही नहीं क्योंकि इन लोगों के पास भी गन्स वगैरह मौजूद थी। उसके अलावा इनके गार्ड्स थे और कोई भी ऐसे ही इनकी हवेली में या इनकी रिहाइश गाह पे अंदर नहीं आ सकता था। खैर, बहरहाल जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे ये सारे के सारे अलर्ट हो चुके थे। अब क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी तो जितना नज़र आ सकता था उसके मुताबिक इनको आहिस्ता आहिस्ता महसूस हुआ जैसे सामने से कोई 2 छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं जो चलते हुए इनके करीब आ रहे हैं या इनकी तरफ आ रहे हैं। जब इन्होंने मुसलसल गौर किया तो उन्होंने देखा कि 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं जो मुश्किल से 7 या 8 साल के होंगे, वो इनकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब ये बड़ा हैरान हुए क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी रात में हमारे गांव के बच्चे बाहर निकल सकते हैं। अगर निकल भी सकते हैं तो वो इनकी हवेली की बैक साइड पे यानी जहाँ पे रहा करते हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ तो गार्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं और कोई परिंदा भी यहाँ पे पड़ नहीं मार सकता। तो ये बच्चे अंदर कैसे आए? खैर, जैसे जैसे वो जो बच्चे थे अंदर आते चले गए या इनके करीब आते चले गए वैसे वैसे जो उनका व्यू था वो क्लियर होता चला गया। अब जब वो बच्चे बिल्कुल करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 बच्चे हैं और दोनों की जो शक्लें हैं वो बहुत स्ट्रेंज हैं, यानी कि दोनों की जो आंखें हैं वो एक आंख ख़राब है और एक सही है। उसके साथ साथ ये बताते हैं कि उनके जो कान थे वो नॉर्मली जैसे बच्चों के कान हुआ करते हैं वैसे कान नहीं थे, उससे ज़रा लंबे या बड़े कान थे। अब पहले तो कोई ऐसी चीज़ जहन में नहीं आई, पहले तो यही समझे कि हो सकता है कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो या बेचारे किसी माजूरी का शिकार हो। खैर, जब वो बिल्कुल इनके करीब आ गए, 2 फीट के फासले पे आके खड़े हो गए, तो इन्होंने गौर करना शुरू किया कि जो बच्चे हैं इनके हाथ भी बहुत लंबे हैं और ये जो हाथ है तकरीबन ज़मीन को छू रहे हैं। नॉर्मली किसी बच्चे के या किसी इंसान के हाथ जो है वो इतने लंबे नहीं हो सकते कि वो ज़मीन को छुएं। खैर, जब ये बिल्कुल करीब आ गए तो ये सारे के सारे लोग जो थे वो अलर्ट हो चुके थे। इनमें से जो 2 लड़के थे उन्होंने गन भी निकाल ली थी और वो इनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो?
अब जब उन्होंने ये सवाल उन बच्चों से पूछा तो वो जो बच्चे थे एक दूसरे को देख के हंसने लगे, और वो जिस तरह हंस रहे थे वो इतना खौफनाक हंस रहे थे कि कोई भी उनको देखता तो खौफ का शिकार हो जाता। यानी उनके हंसने में बहुत ज़्यादा शरारत थी और बहुत ज़्यादा खौफ था। अब ये देख के इनमें से जो एक दोस्त था उसने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, लिहाजा हम लोग को चाहिए कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ें। और जैसे ही उसने ये कहा तो जितने भी लड़के थे उन सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अब जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो बच्चे थे एकदम पीछे होने लगे और मुड़ के एकदम भागना शुरू हो गए, और देखते ही देखते वो जो बच्चे थे वो गायब हो चुके थे। और ये जो कुछ हुआ था वो सबके सामने हुआ था, यानी कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। बहरहाल ये बताते कि जब इस तरह की सूरत हाल हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि अब मज़ीद यहाँ बैठना ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम लोग अंदर की तरफ आ गए, यानी जो फ्रंट साइड थी हमारी वहाँ पे आके बैठ गए और आपस में डिस्कस करने लगे कि जो कुछ हमने देखा है ये कितना स्ट्रेंज है और नाकाबिल यकीन है। अब ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक इनके दोस्त वगैरह इनके साथ बैठे रहे, उसके बाद बारी बारी करके सब अपने अपने घरों में चले गए। और जब इनके सारे के सारे फ्रेंड्स चले गए तो ये भी सोने की तैयारी करने लगे। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ सके, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह मुझे रात के तकरीबन 4 या 4:30 बज गए। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी तरह उस खौफ से निकल सकूं, उन बच्चों को जो मैंने देखा था उनके इमेजेस से बाहर आ सकूं और अपनी नींद पूरी कर सकूं या नींद की वादी में जा सकूं। खैर मैं इन्हीं ख्यालात में था, वो बच्चे बार बार मेरे जहन में आ रहे थे कि एकदम से मुझे एक अजीब सा शोर महसूस हुआ, और ये जो शोर आ रहा था ये हमारा बरामदा जो था या सहन जो था वहाँ से आ रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा। उसके बाद जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में बाहर शोर हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके देखता हूँ। और जब मैंने बाहर जाके देखा तो जो मंज़र मैंने देखा वो नाकाबिल बयान था, नाकाबिल यकीन था। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 20-22 के करीब बच्चे हैं जो एक गोल सर्किल बना के बैठे हुए हैं, और उन सब की शक्लें एक जैसी हैं, यानी वैसे ही उनकी एक आँख ख़राब है, एक आँख सही है। सबके लंबे लंबे कान हैं, लंबे लंबे हाथ हैं, और सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, और साथ साथ मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। और ये जो शोर की आवाज़ आ रही थी ये बेसिकली इनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ें ही थीं जिनकी वजह से शोर क्रिएट हो रहा था। अब ये बताते हैं जब मैंने ये मंज़र देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। अब ये वो टाइम था कि मुझे अपनी पूरी फैमिली को या अपने ख़ासतौर पे पेरेंट्स को बता देना चाहिए था। ये बताते हैं कि मैं जैसे तैसे भागता गिरता अपने पेरेंट्स के रूम में पहुंचा, और वहां जाके मैंने दरवाज़ा नॉक किया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो इत्तेफाक से मेरी जो मदर थी वो उठी हुई थी, वो नमाज़ की तैयारी कर रही थी। खैर जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया, खैरियत तो है? तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी हैं, और जब हम लड़के बहुत सारे बैठे हुए थे अभी 3-4 घंटे पहले तब भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। तो इनकी जो मदर थी वो कहने लगी कि ये परेशान ना हो, तुमने आज शायद पहली दफ़ा इन मखलूक़ात को हमारे घर में देखा है। हम जब से यहाँ पे रहते आ रहे हैं सालों से यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं जो अपनी प्रेजेंस शो करती हैं, अपने आप को दिखाती हैं, लेकिन हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। लिहाजा तुम भी जाओ, वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, हिसार करो और सो जाओ। ये जितनी भी मखलूक़ात हैं या जितने भी बच्चे नज़र आते हैं ये कभी भी तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब ये बताते हैं, सुन के मैं बड़ा हैरान था और मैं ताज्जुब का शिकार था कि इतनी बड़ी बात मुझे आज तक पता नहीं चली कि मैं जिस घर में, जिस हवेली में रहता हूँ या जहाँ पे बड़ा हो रहा हूँ, वहाँ पे हमारे अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ात, जिन्नात, ख़ास तौर पे इस तरह के बच्चे रहा करते हैं। ये बताते हैं कि आज भी हमारी वो हवेली, वो घर मौजूद है और आज भी वहाँ पे इस तरह की प्रेजेंस शो होती हैं। अब इस तरह हो गया है कि जितने भी मेरे घर वाले हैं तकरीबन सब ने ही उन लोगों को देख लिया है और वो भी हमें जानते हैं। लिहाजा जब कभी वो हमें नज़र भी आते हैं या सामने आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको गौर से ना देखें या उनकी तरफ नज़र ना करें, इधर उधर देखें, आयतुल कुर्सी पढ़े और वहाँ से गुजर जाएं। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें कलकत्ता से भेजी है और ये जैद साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ तो इंडिया से है, लेकिन ये पिछले 3-4 साल से जो है वो किसी एक फ़ॉरेन कंट्री में रहा करते हैं। ये नहीं चाहते कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मैं दूँ। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैं 4 साल से बैरून मुल्क मुक़ीम हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपने पेरेंट्स के पास या इंडिया में चक्कर लगाऊँ। अब ये बताते हैं कि 2 साल पहले जब इनकी बहन की शादी फ़िक्स हुई तो इनको घर वालों ने फ़ोर्स किया या कहा गया कि भाई बहन की शादी होने वाली है, अब तुम आ जाओ और यहाँ पे आओ, शादी को पूरा अटेंड करो और कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेके आओ। खैर जब इनके घर वालों ने इनको कहा तो उस वक्त से इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी और बिला आखिर इनको कामयाबी से जिस कंट्री में जॉब किया करते थे वहाँ पे 1 महीने की छुट्टी मिल गई।
लिहाजा ये वापस इंडिया आ गए। अब ये बताते हैं कि जो इनकी बहन की शादी तय हुई थी या जो भी मामलात थे, उससे ये बिल्कुल बेखबर थे। उसकी वजह ये थी कि इनके पेरेंट्स लुक आफ्टर कर रहे थे, उनको ही पता था कि लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, सारी मालूमात उनके पास थी, और इनको कुछ भी नहीं पता था कि इनका होने वाला जो बहनोई है वो कौन है, क्या करता है। खैर, ये बताते हैं कि जब इनके पेरेंट्स ने बताना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये एक दूसरे शहर में रहा करते हैं जिनसे ये अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और ये वहाँ के एक बहुत बड़े ज़मींदार टाइप के यानी लैंडलॉर्ड टाइप के आदमी हैं। अब ये बताते हैं कि शादी की जैसे जैसे तैयारी शुरू हुई तो ये तय हुआ कि जब बारात होगी तो वो लोग 1-2 दिन यहाँ पे रुक जाएंगे, और उसके बाद जब वलीमा वगैरह किया जाएगा तो हम उनके घर जाएंगे या उनकी हवेली में जाएंगे और 2-3 दिन गुजारेंगे। अब ऐसे हुआ, खैरियत से इनकी जो बहन थी उनकी बारात हो गई, तो जो दूल्हा वाले थे या दूल्हा था वो आए, 1-2 दिन वो इनके शहर में रुके और यहाँ पे 1-2 दिन गुजारने के बाद वापस चले गए, और उसके 4-5 दिन बाद इन्होंने वहाँ पे वलीमा रखा। और इन लोगों ने भी ये डिसाइड किया कि ये उस शहर में जाएंगे, वहाँ पे 2-3 दिन गुजारेंगे, वलीमा अटेंड करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। अब इनके जो बहनोई थे बेसिकली वो एक लैंडलॉर्ड थे, साहिब हैसियत आदमी थे, माली तौर पे मुस्तहकम थे, साउंड बैकग्राउंड था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो हवेली थी उसके अलावा बराबर में एक हवेली थी जो काफ़ी अरसे से खाली थी, उन्होंने उसको सेट करवाया, डेकोरेट करवाया, ताकि उनके जो ससुराल वाले हैं जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो 2-3-4 दिन जो भी गुजारना चाहते हैं वो उस हवेली में गुजारें, आराम से रहें, सुकून से रहें और पूरी शादी इंजॉय करें, अटेंड करें, उसके बाद जाएं। अब ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत इज़्ज़त दी हमें, और जो बराबर वाली हवेली खाली करवाई थी या जिसको डेकोरेट करवाया था, हमें बताया गया कि हमें वहाँ पे रुकना है, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी है। खैर, ये वहाँ पे चले गए और शादी वगैरह जो भी थी वो प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया। प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ये लोग सारे के सारे उस हवेली में आ गए, सोने की तैयारी करने लगे। ये बताते हैं कि मैं और मेरा भाई जाग रहे थे, और जो मेरी बाकी फैमिली है वो सारे के सारे सो चुके थे, और जो भी गेस्ट हमारे साथ आए थे दूसरे शहर से वो सारे भी तकरीबन सो चुके थे। मैं अकेला बैठा हुआ था, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहरहाल मोबाइल यूज़ करते करते इधर देख उधर देख मैं टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे एकदम से किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये जो हंसने की आवाज़ आ रही थी ये मुसलसल आ रही थी, और जाहिर सी बात है हमारी इस हवेली में जहाँ पे हम रुके हुए थे, हम लोगों के अलावा यानी लड़की वालों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो जितने भी लोग थे वो सारे मेरे जानने वाले थे, हमारे रिश्तेदार थे, उनको मैं जानता था, और जितने भी हमारे जानने वाले लोग थे उनमें से कोई भी नहीं जाग रहा था, सारे के सारे सो रहे थे। खैर, ये बताते हैं पहले तो मैं समझा कि शायद बराबर वाली हवेली से आवाज़ आ रही है, तो मैंने उठ के इधर उधर दिखना शुरू किया और मैं कोशिश करने लगा कि ये जो आवाज़ आ रही है इसको फॉलो कर सकूं। तो आवाज़ को फॉलो करते करते मुझे कभी ऐसा लगता कि आवाज़ नीचे से आ रही है, यानी नीचे वाले फ्लोर से आ रही है, और कभी ऐसा लगता कि आवाज़ जो है वो ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। कभी मैं नीचे आता तो कोई मौजूद नहीं होता, और जब मैं नीचे आता तो ऊपर से आवाज़ आने लगती, जब मैं ऊपर जाता तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं होता। इसी तरह ये फॉलो करते रहे तो इनको एकदम ऐसा लगने लगा जैसे जो आवाज़ है वो छत की तरफ से या स्टेयर से आ रही है। खैर, ये बताते हैं कि मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया, सीढ़ियों की तरफ मैं जाने लगा, और जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो मैंने सोचा कि कुछ ख़तरा है, यानी कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लिहाजा मैं एकदम वापस मुड़ गया, पता नहीं क्या मेरे दिल में आई, और जैसे ही मैं मुड़ा वापस जाने लगा तो एकदम से मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे आवाज़ दी, और उनकी जो आवाज़ थी वो स्टेयर्स के ऊपर की तरफ से आ रही थी, यानी उस जगह से आ रही थी जहाँ पहले हंसने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जो मेरी मदर थी वो मेरे फादर के साथ सो रही थी। अब मैं बड़ा परेशान हुआ जब मैंने अपनी मदर की आवाज़ सुनी। मैं एक लम्हे के लिए सीरियस भी हो गया कि मैंने सोचा हो सकता है मेरी मदर ऊपर चली गई हो किसी काम से। तो मैं एकदम पलट के देखने लगा। जैसे ही मैंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, और जब मैं वापस बढ़ने लगा मैंने सोचा कि कन्फर्मेशन कर लूँ कि मेरी मदर अभी भी सो रही हैं या नहीं। तो पीछे से दोबारा से हंसने की आवाज़ आने लगी, और अब के बार जो आवाज़ आ रही थी हंसने की उसमें तंज शामिल था, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजॉय कर रहा है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। अब ये बताते हैं कि मुझे अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये जो हवेली है जहाँ पे हमें ठहराया गया है या जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो अपनी प्रेजेंस शो कर रही है, जो बताना चाह रही है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लिहाजा मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अगर हंसने की आवाज़ आएगी तो मैं इग्नोर करूँगा, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जब मेरी अपने बहनोई से मुलाकात होगी तो मैं उनको बताऊँगा या उनसे पूछूँगा कि यहाँ पे कोई इस तरह का मसला है या नहीं। लिहाजा अब ये दोबारा गए, लेटे और सोने की तैयारी करने लगे। अब ये बताते हैं कि मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था, अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं वाहिद अकेला आदमी था इस हवेली में जो जाग रहा था, बाकी सारे के सारे लोग सो चुके थे। अब ये बताते हैं कि कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो जो स्टेयर्स हैं जहाँ पे मैं अभी गया था, वहाँ से ऐसा लगा कि कोई चलता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है,
और जो भी है वो बड़ा वज़नदार है, यानी उसका बड़ा वज़न है, क्योंकि जब वो कदम रख रहा है तो एक बहुत ज़्यादा ऊंची साउंड क्रिएट हो रही है। खैर, मैं काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करता रहा और जब मुझे यकीन हो चला कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अब जाके देखता हूँ, हो सकता है कोई हमारे साथ शरारत कर रहा हो या हमें डराना चाह रहा हो। ये बताते हैं जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वो जो स्टेयर्स हैं जो छत से मिली हुई हैं, उन स्टेयर्स पे से बाकायदा एक औरत है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, जैसे नॉर्मली दुल्हनें साड़ी पहना करती हैं उस तरह की साड़ी पहन के ऊपर से नीचे उतरती भी आ रही है और उसके हाथ में एक ट्रे मौजूद है जिसे थाल कहा जाता है। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो मेरी हालत गैर हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन औरत है, क्या ये इस फैमिली का हिस्सा है या ये कोई चुड़ैल या इस तरह की मखलूक है। खैर, जैसे ही उसकी मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी और जैसे ही वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी तो मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे शदीद सर्दी लग रही है। मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतर रही थी। मैं नीचे खड़ा हुआ इसको देख रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वापस मुड़ूँ, भागूँ, यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं अपनी जगह स्टक हो चुका था। बहुत कोशिशें करने लगा कि किसी तरह मूव करूँ, मुड़ जाऊँ, लेकिन हर दफ़ा नाकामी हो रही थी। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में मुझे पीछे से आवाज़ आई और जब मुझे पीछे से आवाज़ आई मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो पीछे खड़ी हुई हैं और वो मुझे कह रही है कि तुम ऊपर की तरफ क्या देख रहे हो, वहाँ पे कौन है। अब जब मैंने अपनी मदर को देखा तो ऐसा लगा मेरी जान में जान आ चुकी है, मेरे मुंह और लब आज़ाद हो चुके हैं, मैं मूव कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैंने उनको बताया कि अभी मैंने एक औरत को देखा है जो ऊपर से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मेरी मदर ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगी कि मुझे भी महसूस हो रहा था जैसे ऊपर से कोई चलता हुआ या उतरता हुआ नीचे आ रहा है, इसीलिए मैं भी उठ के आई थी। खैर, मेरी मदर ने कहा कि परेशान ना हो, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो और जाके लेट जाओ, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। आमतौर पर इस तरह की हवेलियों में या इस तरह के इलाकों में या इस तरह के मैंशंस में इस तरह के मामलात और वाक़यात पेश आते रहते हैं। अब ये बताते हैं कि मेरी मदर ने जब ये बात कही तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा। मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और फिर जाके बेड पे लेट गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नींद आ गई। ये बताते हैं कि सुबह जब हम नाश्ते पे इकट्ठे हुए तो जो मेरे नए बहनोई बने थे, यानी मेरी बहन की जिनसे शादी हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको रात का होने वाला वाक़या बताया। उनसे पूछा कि क्या इस हवेली में कोई इस तरह की एंटिटी या चीज़ मौजूद है। तो कहने लगे कि ये जो हवेली है ये बहुत अरसे से यानी सालों से खाली है और इस हवेली के बारे में बहुत सारी बातें जो मशहूर हैं। खैर, क्योंकि हमें मेहमानों के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करना था, लिहाजा हमने इसको डेकोरेट करवा दिया था और यहाँ पे कुरान खानी वगैरह भी करवाई थी। और हमारी पूरी कोशिश ये थी कि यहाँ पे किसी के साथ इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश ना आएँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ इस तरह का वाक़या हो गया। साथ साथ वो कहने लगे कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो मशहूर हैं। बहुत सारे लोगों ने एक औरत की प्रेजेंस है जो महसूस की है और स्पेशली लाल कलर की साड़ी में कोई औरत है जो अक्सर छत पे या कॉरिडोर में खड़ी हुई नज़र आती है। ये सारी बातें सुन के मैं तो परेशान था ही, साथ साथ मेरी फैमिली भी परेशान थी और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है उसको मुकम्मल करके जितना जल्दी हो सकता है हम अपने घर चले आएँ, क्योंकि जितना लम्बा हम यहाँ पे रुकेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे साथ इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आएँ। खैर, अल्लाह का शुक्र है जो शादी थी हमने मुकम्मल तौर पे उसको अटेंड किया और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए और अपने घर आ गए। हमारी बहन जिस घर में रहती है, जिस हवेली में रहती है, वहाँ तो इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश नहीं आते, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर वाली जो हवेली है उसमें अभी भी इस तरह के किस्से और वाक़यात सुनने को मिलते हैं। गाइस, उम्मीद करता हूँ आज जो स्टोरीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो मेहरबानी किया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें, क्योंकि आपके लाइक का बटन दबाने से मेरी रीच बढ़ती है। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये स्टोरीज़ अच्छी हैं तो आप अपने सर्किल में शेयर करें, सर्कुलेट करें, लाइक करें और हो सके तो जो भी आपकी अपनी स्टोरीज़ हैं वो भी शेयर करें। और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको, मुझे सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।